सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस कारणवश इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अवलोकन करने से प्राचीनतम मानव समाजों के विकास की धारा को समझा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और विकास का काल हड़प्पा काल के रूप में जाना जाता है, जो करीब 3300 से 2200 ईसा पूर्व माना जाता है। विभिन्न ध्यानार्ह रिसर्च डाटा और वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम 8000 साल पुरानी माना गया है, जैसा कि पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध में उल्लेख किया गया है। भारतीय इतिहास के आदि भाग में सिंधु घाटी सभ्यता को महत्वपूर्ण रूप में स्थान दिया जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो करीब 2700 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। आज के समय में सिंधु घाटी सभ्यता की साइटें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित हैं। नवीन अनुसंधान से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन सभ्यताओं से भी अधिक प्रगतिशील थी। इस सभ्यता का उदय सिंधु और घग्गर हकड़ा, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के रूप में भी जाना जाता है, के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक विशाल गांव भिरडाना में साल 2014 में सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे प्राचीन नगर खोजा गया है। इसकी स्थापना को लगभग 1570 ईसा पूर्व माना जाता है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत उन्नत थी और इसके शहर बार बार बसे और उजड़े हैं। चलिए हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। इस सभ्यता की विशेषता उसकी ग्रिड प्रणाली पर आधारित व्यवस्थित योजना में थी, जो उसके नगरों को विशेष बनाती थी। इस सभ्यता में समाज में समानता की भावना थी और व्यापारिक और सामाजिक विभाजन की कमी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे, पाषाण और चांदी के उत्पादन में कुशलता थी। इसके धार्मिक विचारधारा में शिव और शक्ति की पूजा थी। इस सभ्यता का संगठन और प्रबंधन भी प्रभावशाली था, जिसमें नगरों के प्रबंधन में विशेषज्ञता थी। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हों, यह शहर जहाँ था आज भी वहीं है। यहाँ की दीवारें आज भी मजबूत हैं। आप यहाँ पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडहर क्यों न हो, किसी घर की दहलीज पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रूंझुन सुन सकते हैं, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके वर्तमान पार झांक रहे हैं। यह नागर भारत का सबसे पुराना थल चिह्न कहा गया है। मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से पर बौद्ध स्तूप हैं। खुदाई में यह बात भी उजागर हुई है कि यहां भी खेतीहर और पशुपालक सभ्यता रही होगी। सिंध के पत्थर तथा राजस्थान के तांबों से बनाए गए उपकरण यहां खेती करने के लिए काम में लिए जाते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहां के लोग रब्बी की फसल बोते थे। गेहूं, सरसों, कपास, जौ और चने की खेती के यहां खुदाई में पुख्ता सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यहां और भी कई तरह की खेती की जाती थी। केवल कपास को छोड़कर यहां सभी के बीज मिले हैं। दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने कपड़ों में से एक का नमूना यहां पर ही मिला था। खुदाई में यहां कपड़ों की रंगाई करने के लिए एक कारखाना भी पाया गया। जल्द ही आत्माओं का बसर होगा यहां। मोहनजोदड़ो की देवमार्ग, डिविनिटी स्ट्रीट नामक गली में करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जलकुंड है, जिसकी गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। कुंड के 3 तरफ बौद्धों के कक्ष बने हुए हैं। इसके उत्तर में 8 स्नानघर हैं। इस कुंड को काफी समझदारी से बनाया गया है।
क्योंकि इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। यहां की ईंटें इतनी पक्की हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। कुंड में बाहर का अशुद्ध पानी ना आए इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच छूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। दीवारों में डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए दोहरे घेरे वाला कुआं बनाया गया है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियां भी बनाई गई हैं और खास बात यह है कि इसे पक्की ईंटों से ढका गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग इतने प्राचीन होने के बावजूद भी हमसे कम नहीं थे। कुल मिलाकर सिंधु घाटी की पहचान वहां की पक्की घूमड़ ईंटों और ढकी हुई नालियों से है और यहां के पानी की निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त था जो इससे पहले के लिखित इतिहास में नहीं मिलता। मोहनजोदड़ो की इमारतें भले ही खंडहरों में बदल चुकी हों, परंतु शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफी है। यहां की सड़कें ग्रिड योजना की तरह हैं, मतलब आड़ी सीधी हैं। पूरब की बस्तियां रईसों की बस्ती हैं, क्योंकि यहां बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं हैं। मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी बड़ी हैं कि यहां आसानी से 2 बैलगाड़ी निकल सकती हैं। यहां पर सड़क के दोनों ओर घर हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहां सड़क की ओर केवल सभी घरों की पीठ दिखाई देती है, मतलब दरवाजे अंदर गलियों में हैं। वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो का शहर काबिले तारीफ है, क्योंकि हमसे इतने पिछड़े होने के बावजूद यहां की जो नगर नियोजन व्यवस्था है वह कमाल की है। इतिहासकारों का कहना है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली संस्कृति है जो कि कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएं थे। यहां की बेजोड़ पानी निकासी, कुएं, कुंड और नदियों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता असल मायने में जल संस्कृति थी। प्रसिद्ध नर्तकी, शिल्प पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नामकरण के अनुसार यहां डीकेजी परिसर हैं, जहां ज्यादातर उच्च वर्ग के घर हैं। इसी तरह यहां पर और डीकेबी सी आदि नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं जगहों पर प्रसिद्ध नृत्य शिल्प खुदाई के समय प्राप्त हुई। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। मोहनजोदड़ो का संग्रहालय छोटा ही है। मुख्य वस्तुएं यह कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यहां काले पड़ गए गेहूं, तांबे और कांसी के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चौक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार मौजूद हैं। संग्रहालय में काम करने वाले अली नवाज के अनुसार यहां कुछ सोने के गहने भी हुआ करते थे जो चोरी हो गए। एक खास बात यहां यह है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। अजायब घर संग्रहालय में रखी चीजों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर। संग्रहालय में रखी वस्तुओं में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयां मिली थीं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह सूक्ष्म कशीदेकारी में काम आती होंगी। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे की सुइयां भी मिली हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सृजना का महत्व अधिक था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मुहारें, उन पर सूक्ष्मता से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध प्रदर्शित करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। सिंधु घाटी सभ्यता में 7 महत्वपूर्ण शहर हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली, लोथल, चन्हुदरू। इसके अलावा यहां 100 से अधिक अक्सर अपेक्षाकृत छोटे आकार के शहर और गांवों के होने का अनुमान लगाया जाता है।